हे गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है क्यूरेटिव योगा का एक नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरीप और आप देख रहे हैं क्यूरेटिव योगा। तो चलिए नया कुछ देखते हैं, नया कुछ सीखते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रोंकियल एस्थमा यानी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर की एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के अंदर आते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रोंकियल एस्थमा एंड इट्स योगिक मैनेजमेंट, इनका सिम्टम्स, इसका पैथोफिजियोलॉजी, क्या क्या होते हैं, इन सारे चीजें के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो पहली चीज जो जानना सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एस्थमा क्या है। एस्थमा का एक डेफिनेशन, एस्थमा होता क्या है पहले इसको जान लेते हैं। एस्थमा इज अ कंडीशन इन विच the tubes of bronchial tree become obstructed due to inflammation। यानी एस्थमा एक ऐसी कंडीशन है जहां पे जो ब्रोंकियल ट्री है, ब्रोंकियल ट्री की जो पैसेज है, उस अंदर की जो पैसेज, यानी ये वाला पिक्चर अगर आप देखेंगे तो ये है हमारा ब्रोंकियल ट्री का अंदर वाला पैसेज जो कि बिल्कुल ब्लैंक है, जो कि फ्री है। ये वाला पैसेज, ये वाला, ये जो बिल्कुल फ्री है। लेकिन एस्थमा की वजह से क्या हो जाता है, एस्थमा की वजह से ये जो फ्री पैसेज था इसमें म्यूकस लेयर जम जाता है, इसमें म्यूकस लेयर आ जाता है। तो म्यूकस कंजम्पशन की वजह से ये लेयर जो है ये ऑब्स्ट्रक्टेड बन जाता है, ये ऑब्स्ट्रक्टेड होते हैं। और यहाँ पे किस लिए ऑब्स्ट्रक्टेड होते हैं? ड्यू टू इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन यानी यहाँ पे म्यूकस लेयर बढ़ जाता है, यहाँ का जो म्यूकस लेयर है वो बढ़ जाता है। तो इस वजह से इन्फ्लामेशन पैदा हो जाती है, जिसके लिए यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शंस पैदा होती है, जिसके लिए यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शंस पैदा होती है। कहाँ पे? ब्रोंकियल ट्री में। अब यहाँ पे एक स्टैटिस्टिक्स बताया हुआ है कि ब्रोंकियल एस्थमा इज अ कॉमन एंड प्रिवेलेंट वर्ल्ड वाइड। इन यूनाइटेड स्टेट 4% ऑफ पॉपुलेशन इज रिपोर्टेड टू दिस डिजीज। यूनाइटेड स्टेट में देखा गया है कि अबाउट 4% ऑफ पीपल हैव रिपोर्टेड इन दिस डिजीज, अबाउट 4%। एंड इट ऑकर्स एट ऑल स्टेजेस। ऐसा कोई नहीं है कि ये बच्चे में हो सकते हैं, ये बड़े में हो सकते हैं। इट ऑकर्स एट ऑल स्टेजेस but nearly 50% of cases occur before the age of 10। देखा गया है कि ज्यादातर यानी 50% केसेस देखा गया है कि 10 साल के नीचे ही स्टार्ट हो गया है। 10 साल के नीचे वाले बच्चे से ही ये ज्यादातर स्टार्ट होने के लिए देखा गया है, 50%। ठीक है। इन बोथ एडल्ट में ये दोनों सेक्स में देखा जाता है इक्वली, यानी मेल एंड फीमेल दोनों में इक्वली देखा जाता है। लेकिन चिल्ड्रन में ये मेल फीमेल रेशियो इनका होता है 2.1। चिल्ड्रन में इस डिजीज का मेल फीमेल रेशियो होता है 2.1। अब देखते हैं इस डिजीज का क्लासिफिकेशन या किन किन टाइप की होती है। ठीक है, बेसिकली ये 2 टाइप्स की होती है, एक होती है एक्सट्रिंसिक और दूसरी होती है इंट्रिंसिक। लेकिन इन दोनों को छोड़ के इसका एक और टाइप भी आता है जिनको हम कहते हैं मिक्स्ड एस्थमा। मिक्स्ड एस्थमा, ये मिक्स्ड टाइप क्या होते हैं? मिक्स्ड टाइप का मतलब होता है कि इनका कुछ सिम्टम और इनका कुछ सिम्टम, यानी टाइप 1 जो कि एक्सट्रिंसिक एस्थमा है, एक्सट्रिंसिक का कुछ सिम्टम और इंट्रिंसिक का कुछ सिम्टम। दोनों सिम्टम अगर किसी पेशेंट में आपको दिख रहा है, दोनों टाइप की सिम्टम अगर किसी पेशेंट में एक साथ दिख रहा है तो उसको कहते हैं मिक्स्ड टाइप। तो अब इन दोनों टाइप को जानना जरूरी है कि ये टाइप क्या होते हैं एक्सट्रिंसिक और ये इंट्रिंसिक की बात क्या होती है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ एस्थमा क्या होते हैं। पहले एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ एस्थमा क्या होता है? ये सबसे कॉमन एस्थमा है। जो एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ एस्थमा है ये सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ एस्थमा है। इट यूजुअली बिगिंस इन चाइल्डहुड और अर्ली एडल्ट टाइप। इसको कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छी तरीके से याद रखिए कि एक्सट्रिंसिक एस्थमा कब स्टार्ट होती है। ये चाइल्डहुड में हो सकते हैं या फिर अर्ली एडल्ट लाइफ में ये स्टार्ट हो जाती है एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ एस्थमा। ठीक है। अब मोस्ट पेशेंट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ एस्थमा हैव पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री। यहाँ पे जितने भी पेशेंट्स होते हैं जिनकी एक्सट्रिंसिक एस्थमा होती है उनकी या तो पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री है, हर किसी का या तो पर्सनल हिस्ट्री है या तो फैमिली हिस्ट्री है। किस चीज का? एलर्जिक डिजीज का कुछ फैमिली या पर्सनल हिस्ट्री होगा। सच एज, अब इनका क्या क्या एलर्जिक डिजीज हो सकते हैं? सच एज किसी का राइनाइटिस हो सकता है, किसी का एक्जिमा हो सकता है, इन्फेंटाइल एक्जिमा हो सकता है, कुछ भी एलर्जिक डिजीज उनकी होनी चाहिए। जिनकी भी एक्सट्रिंसिक एस्थमा है ज्यादातर देखा गया है कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये चाइल्डहुड में स्टार्ट हो जाएगा यानी अर्ली एडल्ट लाइफ में से ये स्टार्ट हो जाएगा। और जितने भी पेशेंट्स इनकी होते हैं एक्सट्रिंसिक एस्थमा की, तो उनमें या तो उनका खुद का कोई पर्सनल एलर्जिक हिस्ट्री है या तो कोई फैमिली हिस्ट्री है एलर्जिक डिजीजेस का। ठीक है। अब क्या होते हैं इन एस्थमा में? होता क्या है एक्सट्रिंसिक एस्थमा में? हाइपर सेंसिटिविटी टू वेरियस एक्सट्रिंसिक एंटीजेनिक सब्सटेंस और एलर्जेंस, यानी
एक्सट्रिंसिक अस्थमा वो होती है जिस टाइप ऑफ अस्थमा के लिए रिस्पॉन्सेज है, कोई बाहर कोई एक्सट्रिंसिक फैक्टर है, कोई एक्सट्रिंसिक फैक्टर ट्रिगर करते हैं अस्थमा को, उनको कहते हैं एक्सट्रिंसिक अस्थमा। जैसे कैसा, तो इसको और डिटेल में समझते हैं। मोस्ट ऑफ दिस एलर्जन कॉजेज इल इफेक्ट्स बाय द इनहेलेशन ऑफ हाउस डस्ट, पोलेन्स, एनिमल डैंडर, मोल्स। यानी जब हम इनहेल करते हैं, आप देखिएगा ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होंगे, आपके आसपास भी बहुत सारे लोग होगा, आपका दोस्त वगैरह हो सकते हैं, तो उनको क्या होता है कि उनको डास्ट बर्दाश्त नहीं होती है। जब उनको डास्ट में ले जाओगे या कोई पोलन अगर वो इनहेल कर लेगा या फिर एनिमल डैंडर को इनहेल कर लेगा, तो वो खांसते इमीडिएट उनका खांसी स्टार्ट हो जाता है इमीडिएट। वो उसको बेयर ही नहीं कर पाते, उस चीज को, और वहां से हट जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में ये जो चीजें उन्होंने इनहेल कर लिया, इनके लिए पहले ही उनके बॉडी में टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी प्रेजेंस है। तो जैसे ही वो इस स्टेट को इनहेल करते हैं, ये सारी चीजों को वो इनहेल करते हैं, या तो हाउस डस्ट हो सकते हैं या पोलेन या एनिमल डैंडर, जैसे इनको इनहेल करते हैं तुरंत क्या होते हैं, उनके बॉडी में इनकी रिएक्शंस होती है। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर होती है आईजीई, बॉडी के अंदर होते हैं आईजीई, ठीक है। आईजीई यानी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई, जो कि रिस्पॉन्सिबल है एलर्जिक रिएक्शंस के लिए। तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन तुरंत रिस्पॉन्स कर देता है इन चीजों का, अगर वो इनहेल कर लेगा तो, यानी उनका एस्थमेटिक सिंड्रोम आपको दिखाई देगा जैसे वो इनको इनहेल करेगा। इसीलिए इसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक अस्थमा। क्यों? क्योंकि इस टाइप ऑफ अस्थमा के लिए जिम्मेदार है एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर। अब वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर कुछ भी हो सकता है, वो हाउस डस्ट हो सकते हैं, पोलेन्स हो सकते हैं, एनिमल डैंडर्स हो सकता है, कोई माइन्यूट सा कोई मोल्ड्स हो सकते हैं, कुछ भी चीजें जो अब वो इनहेल कर रहे हैं, उनकी वजह से वो चीज, क्योंकि उन्होंने इनहेल कर लिया, तो अब उनके बॉडी में वो आईजी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाएगा तुरंत जैसे वो इनहेल करेगा। तो इसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर। क्यों? क्योंकि एक्सट्रिंसिक अस्थमा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस अस्थमा के लिए जिम्मेदार है एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर। यही चीजें यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। अब ऑक्यूपेशनल अस्थमा ये बता रहा है, ऑक्यूपेशनल अस्थमा क्या होता है कि जो लोग काम करते हैं फ्यूम्स की फैक्ट्रीज में, गैसेस की फैक्ट्रीज में, जो केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उनके बॉडी में ये फ्यूम्स, गैसेस, ऑर्गेनिक और केमिकल डस्ट, इनकी वजह से हाइपर सेंसिटिविटी पैदा हो जाती है। अब जो वो इसीलिए कहते हैं कि इसीलिए अब देखोगे कहीं भी अब फैक्ट्री में जाओगे तो हमेशा वहां पे जो वर्कर्स होते हैं उनको प्रोटेक्टिव सूट पहनाया जाता है या फिर मास्क पहनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ताकि ये चीजें उन्हें इनहेल ना कर ले, ये चीजें वो इनहेल ना कर ले। अगर वो इनहेल कर लेगा ये सारी चीजें, तो उनके बॉडी में भी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी प्रेजेंस हो जाएगा इन चीजों के अगेंस्ट। और जैसे वो इनको इनहेल करेगा तुरंत उसको एस्थमेटिक रिएक्शन दिखाई देगा, ठीक है, जैसे वो इनको इनहेल कर लेगा। अब टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में बहुत टाइम से कह रहा हूं, देखो यहां पे मेंशन किया है कि देयर आर इंक्रीज्ड लेवल ऑफ आईजीई इन द सीरम एंड पॉजिटिव स्किन टेस्ट विद द स्पेसिफिक ऑफेंडिंग इनहेल्ड एंटीजन रिप्रेजेंटिंग एन आईजीई मीडिएटेड टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। अब टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होता क्या है? मैं तो बहुत टाइम से कह रहा हूं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, लेकिन टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी ये होते हैं कि अगर आप कोई चीजें इनहेल कर रहे हो, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि आपके बॉडी में आईजीई ऑलरेडी प्रेजेंस है, ठीक है। तो आप कोई चीज को इनहेल कर रहे हो, जैसे ही आपने वो इनहेल कर लिया तो आपके बॉडी में आपके बॉडी में जो आईजीई है वो क्या करेगा, वो तुरंत जाके मास्ट सेल को साथ मर्ज हो जाएगा, और मास्ट सेल के साथ जैसे ही वो मर्ज हो जाएगा वो मास्ट सेल को स्टिमुलेट करने लगेगा। जैसे ही वो स्टिमुलेट करेगा, मास्ट सेल को बोलेगा कि अब जो तेरे अंदर जो हिस्टामिन है उसको रिलीज कर दे। मास्ट सेल ये इसका दोस्त है, वो बोलेगा तेरे अंदर जो हिस्टामिन है उसको रिलीज कर दे, और रिलीज कर देगा और एक एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर देगा आपके बॉडी में। इसको कहते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। अब इस प्रोसेस को हम आगे देखने वाले हैं कैसे ये होते हैं, इसकी पैथोफिजियोलॉजी सेक्शन में हम ये पढ़ने वाले हैं अभी। तो इस रिएक्शन को हम दो पार्ट में बांटते हैं, एक होता है एक्यूट इमीडिएट रिस्पॉन्स, दूसरा होता है लेट फेज रिएक्शन। एक्यूट इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या होता है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में, है ना? क्या होता है एक्यूट इमीडिएट, मतलब जो तुरंत जो रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि अब जैसे ही उनके सामने कोई डास्ट उड़ाओगे तो तुरंत वो खांसने लगेगा, उसको नाक बहने लगेगा उसका। इसको कहते हैं एक्यूट इमीडिएट रिस्पॉन्स, यानी तुरंत जो रिस्पॉन्स दिखते हैं, और जो बाद में दिखते 1 घंटे बाद जो रिस्पॉन्स आएगा, और जो लॉन्ग टर्म रहेगा जो रिस्पॉन्स, जो प्रॉब्लम उनको रहेगा 1 दिन 2 दिन के लिए, इसको कहते हैं लेट फेज रिएक्शन, ठीक है। अब देखते हैं इंट्रिंसिक अस्थमा। तो ये हो गया हमारा एक्सट्रिंसिक। अब हम देखते हैं इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक अस्थमा क्या होता है
इंट्रिंसिक अस्थमा ये होता है कि दिस टाइप ऑफ अस्थमा डेवलप्स लेटर इन एडल्ट लाइफ। ये लेटर लाइफ में, ये एडल्ट लाइफ में स्टार्ट होती है। इंट्रिंसिक कब स्टार्ट हुआ था? वो अर्ली एडल्ट लाइफ में हुआ था, ये लेटर एडल्ट लाइफ में होती है, ठीक है। विथ नेगेटिव पर्सनल एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ एलर्जी। यहाँ पे कोई फैमिली हिस्ट्री और एलर्जी की कोई पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री होना जरूरी नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव आती है, ठीक है। नेगेटिव एलर्जी हिस्ट्री ऑफ फैमिली और पर्सनल, और वहां पे क्या था? फैमिली हिस्ट्री होना चाहिए, या तो फैमिली या तो पर्सनल, कोई एलर्जिक हिस्ट्री होनी चाहिए, ठीक है। और इंट्रिंसिक अस्थमा और एक्सट्रिंसिक अस्थमा में और एक चीज है, इंट्रिंसिक अस्थमा में नेगेटिव स्किन टेस्ट आती है, इंट्रिंसिक अस्थमा में स्किन टेस्ट नेगेटिव आती है, और एक्सट्रिंसिक अस्थमा जो है, एक्सट्रिंसिक अस्थमा में स्किन टेस्ट पॉजिटिव आती है हमेशा। एक्सट्रिंसिक अस्थमा का स्किन टेस्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव स्किन टेस्ट होता है, ठीक है। एंड नॉर्मल सीरम लेवल्स ऑफ आईजीई। यहाँ पे आईजी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी नहीं होती है पेशेंट्स को, वहां पे हाइपर सेंसिटिविटी होती है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी जो है उसको आईजीई मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी कहा जाता है, ठीक है। अब इंट्रिंसिक अस्थमा का, अब इसका कोई इसको अब देखते हैं कि ये कैसे फॉर्म होते हैं, इंट्रिंसिक अस्थमा कैसे फॉर्म होते हैं। एक्सट्रिंसिक तो हमने पढ़ लिया, इंट्रिंसिक कैसे होते हैं। मोस्ट ऑफ दिस पेशेंट्स डेवलप टिपिकल सिम्टम्स कॉम्प्लेक्स आफ्टर एन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। या तो किन्हीं का अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उनको हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक को, एक होते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, एक होते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है। जैसे हम जीआईटी को दो पार्ट में बांटते हैं ना, एक होता है अपर जीआईटी, लोअर जीआईटी, वैसे ही अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो ये अगर समझ लो ये अगर किन्हीं का रेस्पिरेटरी ट्रैक है, अब यहाँ से ये डिवाइड हो रहा है रेस्पिरेटरी ट्रैक आपका, ये यहाँ से आपका ट्रेकिया डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन में ये होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये ऊपर वाला पोर्शन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, और यहाँ से ये नीचे वाला पोर्शन जहां से डिवाइडेशन हुआ है इसको कहते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है। तो अभी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का किसी का कोई इन्फेक्शन हुए हैं तो उनके लिए ये इंट्रिंसिक अस्थमा हो सकता है। या फिर किन्हीं का नेजल पॉलिप है, नेजल पॉलिप किनको कहते हैं? नेजल पॉलिप होते हैं कि अब देखना, ऐसे कोई पेशेंट्स होता है या किसी भी लोगों में हो सकता है, आपके अगल बगल में हो, उनके नोज एरिया में, उसके नाक में क्या होता है उनके, कि कोई ऐसा छोटा सा कोई मसल्स या फिर कोई मतलब ब्लॉकेज होते हैं उनके नाक में, कोई पॉलिप होती है जिसके कारण वो नाक ब्लॉक होती है। अब देखना, किसी ऐसे भी लोग भी होते हैं जिनका नाक ना ऑलरेडी ब्लॉक्ड हुआ है, यानी वहां पे कोई मांसपिंड है, ठीक है, कोई छोटा सा मसल्स है या फिर कोई मांसपिंड है, ऐसा कुछ है उनकी नाक में, नेजल में, जिसके कारण उनका नेजल जो है वो ब्लॉक है, तो इनको कहते हैं नेजल पॉलिप, ठीक है। एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस आर कॉमनली प्रेजेंटेड, और इन लोगों के इनके बॉडी में क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस प्रेजेंट होने की चांसेस भी होती है। जिनकी ये अस्थमा होते हैं इंट्रिंसिक अस्थमा की वजह से इनको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी हो जाते हैं, आगे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी हो जाते हैं, ठीक है। देयर आर नो रिकॉग्नाइजेबल एलर्जेंस, यहाँ पे कोई एलर्जन नहीं होती है जिसकी वजह से ये होता है, क्योंकि अगर एलर्जन आ गया तो वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर हो जाएगा, यानी वो एक्सट्रिंसिक एस्थमा कहलाएगा, ठीक है। बट अबाउट 10% ऑफ पेशेंट्स बिकम हाइपर सेंसिटिव टू ड्रग। देखा गया है कि 10% पेशेंट की ड्रग की हाइपर सेंसिटिविटी के कारण भी इंट्रिंसिक अस्थमा हो सकता है। मोस्ट नोटेबली टू स्मॉल डोजेस ऑफ एस्पिरिन, यानी एस्पिरिन का अगर डोजेस अगर आप एस्पिरिन लेते हो विदाउट डॉक्टर सजेशन, अगर डॉक्टर आपको सजेस्ट किया है तो वो ठीक है, क्योंकि उनको पता है कितने अमाउंट में आपको देना होगा। डॉक्टर को ये पता होता है कि कितने अमाउंट में देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, कब तक कंटिन्यू करना चाहिए। अगर कोई बंदा खुद ही ले रहा है एस्पिरिन, मतलब खुद देख रहा है कि मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, चलो भाई एस्पिरिन लेके आओ, ले लिया, अब उसको इंट्रिंसिक अस्थमा हो सकता है, क्योंकि उनको नहीं पता कितने डोज लेना है, कब तक लेना है, उनको ये चीजें नहीं पता, उनको ये इफेक्ट नहीं पता होगी, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि विदाउट एनी डॉक्टर सजेशन कभी भी दवाई मत लो, विदाउट एनी डॉक्टर सजेशन कभी भी दवाई मत लो, और विदाउट एनी थेरापिस्ट सजेशन कभी भी प्रैक्टिसेस मत करो, उल्टा सीधा मत करो। अगर आपको पता है तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं पता है तो जाओ थेरापिस्ट के पास, वो लोग पढ़े हुए हैं, उनको पता है कैसे करना है, क्यों करना है, कब तक करवाना है, कितने फ्रीक्वेंसीज में देने हैं, उनको सारी चीजें पता होती है, ठीक है। ये हो गया हमारा एस्थमा के दो टाइप, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। अब हम देखते हैं मिक्स्ड एस्थमा। तो हमें पता है कि इनका कुछ फीचर्स और इनका कुछ फीचर्स, दोनों का भी अगर कुछ कुछ फीचर्स दिखेंगे तो वो हो जाएगा एक्सट्रिंसिक एस्थमा, सॉरी वो हो जाएगा मिक्स्ड एस्थमा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एस्थमा में क्या मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या देखे जाते हैं, मॉर्फोलॉजिक फीचर्स क्या देखे जाते हैं। देखो, मतलब अगर आप देखोगे इसको एस्थमा को माइक्रोस्कोपिकली तो कैसे कैसे इसको दिखता है, हम वो चीजें अभी हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है।
तो पहले इसका मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पढ़ लेते हैं क्या क्या है। द पैथोलॉजिक चेंजेस आर सिमिलर बोथ मेजर टाइप्स ऑफ एस्थमा। पैथोलॉजिक चेंजेस ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं, ठीक है। द पैथोलॉजिक मटेरियल एग्जामिन्ड इन जनरली ऑटोप्सी, ऑटोप्सी में इसको ऑटोप्सी ऑफ लंग्स, ऑटोप्सी ऑफ लंग्स की ऑटोप्सी जब की जाती है तो इसको एग्जामिन किया जाता है इन पेशेंट्स dying of status asthmaticus, dying of status asthmaticus, but the changes are expected to be similar in non-fatal cases. Non-fatal cases में ये expected to be similar होती है, ठीक है। Grossly the lungs are over distended, यानी lungs over distended हो जाती है due to over inflation. The cut surface shows characteristics occlusion of the bronchi and bronchioles in viscid mucus plugs. यानी जो कट सरफेस होते हैं जहां पे टेस्ट किया जाता है वहां पे विजिड म्यूकस दिखते हैं। ब्रोंकियन ब्रोंकियल का जो कट सरफेस ऑक्यूलेशन के लिए वो टेस्ट किया जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स वहां से जो फाइंडिंग्स होती है वो होती है कि वहां पे आपको विजिड म्यूकस प्लग्स भी दिखते हैं। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो यौगिक साइंस में पढ़ रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन चीजों को भी पढ़ लो कि सिम्टम्स क्या होता है इनका। द म्यूकस प्लग्स contain normal or degenerated respiratory epithelium forming twisted stripes called Craftsman spirals। यानी क्या होता है कि उनके जो एपिथेलियल लेयर होती है ना म्यूकस लेयर में, क्या होता है कि एक्चुअली जो डीजेनरेटेड रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम सेल्स है, रेस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल्स जो होती है वो ट्विस्टेड शेप्स में बन जाते हैं। ट्विस्टेड शेप्स में वो ये वाला जो है वो ट्विस्टेड शेप्स में बन जाता है जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियल होते हैं। अब ये ट्विस्टेड शेप जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियल है, अगर इसको आप माइक्रोस्कोपिकली देखोगे उसके रेस्पिरेटरी मसल्स को, तो देखना कि इनका जो एपिथेलियल सेल्स है वो ट्विस्ट शेप फॉर्म कर चुके हैं। क्यों? इसको क्या कहते हैं? ट्विस्टेड जो फॉर्म किया है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्रासमैन स्पाइरल्स। इसको कहते हैं क्रासमैन स्पाइरल्स। क्रासमैन जो है इन्होंने डिफाइंड किया था, इसलिए क्रासमैन स्पाइरल्स कहा जाता है। एक और आता है कि इन लोगों का जब स्प्यूटम टेस्ट किया जाता है तो the sputum usually contain numerous eosinophils and diamond shaped crystals derived from eosinophils। मतलब इनकी अगर स्प्यूटम टेस्ट करवाया जाएगा तो स्प्यूटम में दिखेगा कि इनके स्प्यूटम में बहुत सारे eosinophils है एंड डायमंड शेप्ड है eosinophils। जो eosinophil में जो डिराइव्ड eosinophils मॉलिक्यूल्स होंगे वो डायमंड शेप्स के होंगे, लाइक दिस। ये डायमंड शेप्स eosinophil मॉलिक्यूल, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं कैरोट लेडन क्रिस्टल। इनको कहते हैं कैरोट लेडन क्रिस्टल्स। ये एक एस्थमा पेशेंट की अगर स्प्यूटम टेस्ट करवाया जाएगा तो स्प्यूटम टेस्ट में आप ये पाओगे कि उनकी स्प्यूटम में क्रासमैन स्पाइरल्स भी मौजूद है और कैरोट लेडन क्रिस्टल्स भी मौजूद है, ठीक है। द ब्रोंकियल वॉल शोज थिकन बेसमेंट मेम्ब्रेन। ब्रोंकियल वॉल में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो थिक दिखेगा, ऑब्वियसली ये हम अभी देखने वाले पिक्चर में। द ब्रोंकियल एपिथेलियम सबम्यूकोसल एडिमा एंड इन्फ्लेमेटरी इन्फ्लिट्रेट consisting of lymphocytes and plasma cells with prominence of eosinophils. There is hypertrophy of submucosal gland as well as the bronchial smooth muscles। अब ये जो चीजें हैं यहां से यहां तक, इस चीजों को हम एक पिक्चर में देखते हैं ताकि हम इसको अच्छे तरीके से समझ पाए। आइए इस पिक्चर में देखिए क्या हुआ। बताया था कि ब्रोंकियल जो उनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो ठीक हो जाएगा। ये जो है ये वाला जो अब देख रहे हो, ये नंबर 1 जो फिगर है, ये नंबर 1 फिगर है, ये नॉर्मल ब्रोंकियल का है, ठीक है। और ये जो नंबर 2 फिगर है नीचे वाला, ये फिगर एक एस्थमेटिक ब्रोंकियल का है। ये एक एस्थमेटिक ब्रोंकियल का फिगर है। अब देखो नॉर्मल जो ब्रोंकियल है ये एक्चुअली है कि ये ब्रोंकियल वॉल को कट सेक्शन किया हुआ है, फिर आपको वो दिखा रहा है, ठीक है। ये जो नॉर्मल लेयर है, नॉर्मल जिन ब्रोंकियल है उनकी अगर म्यूकस लेयर आप देखोगे तो देखो कितना पतला सा म्यूकस लेयर होते हैं, ठीक है। जो अफेक्टेड है, जो ब्रोंकियल एस्थमा है, उनकी म्यूकस लेयर देखो कितने डायलेटेड है, उनकी म्यूकस लेयर कितने डायलेटेड है। क्यों? क्योंकि म्यूकस सिक्रेट की जा रही है वो। और ये एक्चुअली ये है ब्रोंकियल, ये एक ब्रोंकियल वॉल है, तो ये अंदर वाला स्पेस जो है ये खाली है, ये पूरा अंदर वाला खाली है, ठीक है, नॉर्मल में। अब अगर एस्थमा आ गया तो क्या होगा कि इनकी म्यूकस लेयर बढ़ रहा है, यानी यहाँ से म्यूकस सिक्रेट होने लगेगा, यहाँ से म्यूकस सिक्रेट होने लगेगा। और जैसे ही म्यूकस सिक्रेट होगा तो ये जो आजू बाजू का जो पोर्शन है, ये पूरा का पूरा पोर्शन ये म्यूकस लेयर से भर जाएगा। ये भर गया म्यूकस से, समझ लो ये पूरा भर गया म्यूकस से, ठीक है। तो अगर ये भर गया तो बीच का स्पेस जो है वो नैरो हो जाएगा, यानी आपको सांस लेने में तकलीफ होगा। यही तो सिम्टम्स है अस्थमा की कि आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ऐसे म्यूकस लेयर इनकी डायलेट हो जाता है, ठीक है। फिर देखो कि इनका जो एपिथेलियल लेयर है, इनका जो एपिथेलियल लेयर है, ठीक है, ये होती है एपिथेलियल लेयर, इनका भी ये होता है एपिथेलियल लेयर, ठीक है।
ये एपिथेलियल लेयर है, ये भी एपिथेलियल लेयर है। इसको कॉलमनर एपिथेलियल कहते हैं। क्यों कॉलमनर एपिथेलियल कहते हैं? क्योंकि ये कॉलम शेप में होती है, तो इनकी इस वजह से कॉलमनर एपिथेलियल कहा जाता है। ये एपिथेलियल लेयर है, ठीक है। अब देखते हैं लैमिना प्रोप्रिया। उसके बाद आता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। एक्चुअली एपिथेलियल लेयर के बाद आता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये वाला सेक्शन जो है बेसमेंट, ये देखो कितना थिक है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और जो अफेक्टेड है उनका देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन कितना चौड़ा हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि ये अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड सेल्स है, इसलिए इसका चौड़ा है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। यही तो बात हमने यहाँ पे पढ़ा था कि सब में देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है, थिक एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक हो जाती है, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन ठीक हो गया, अब क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पे देखो मास्ट सेल लैमिना प्रोप्रिया, इस लेयर को कहते हैं लैमिना प्रोप्रिया। उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन का नीचे वाला पोर्शन उसको कहते हैं लैमिना प्रोप्रिया, ठीक है। अब लैमिना प्रोप्रिया में देखो यहाँ पे देखो मस्ट सेल्स नहीं, यहाँ पे देखो मस्ट सेल्स नहीं है, यहाँ पे क्या है, कितने कम सेल्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल लैमिना प्रोप्रिया है। अगर अफेक्टेड हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा मास्ट सेल, मैक्रोफेज, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, सारे के सारे चीजें, ल्यूकोसाइट्स के सारे टाइप्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको, यहाँ पे ल्यूकोसाइट्स को पता है कि आ गया है कोई एंटीजन, अब उसको मारने के लिए आओ सारे जमा हो, आओ सारे आ जाओ, सारे सारे मिलके मारते हैं, सारे मिलके इसको जब मतलब इसको टांगे तोड़ते हैं, ऐसे करके ये सारी चीजें आ जाएंगे यहाँ पे सेल्स। इसीलिए ये लेयर देखो, ये लेयर और ये लेयर, ये देखो कितने खुला खुला सा, कितने हवा हवाई लेयर है, फक्का मतलब एकदम ब्लैंक है। और ये वाले लेयर देखो सारी चीजें आ गया लैमिना प्रोप्रिया में, मास्ट सेल आ गया, मास्ट सेल अब डिग्रेनुलेट होगा, मतलब इनके साथ आईजीई मिक्स्ड, एक्चुअली इनके साथ आईजीई मर्ज्ड है अभी। जैसे ये डिग्रेनुलेशन में चले जाएंगे तो यहाँ से बेसोफिल निकल जाएगा, बेसोफिल जैसे निकलेगा वो मैक्रोफेज आएगा, इयोसिनोफिल आएगा, सारी के सारी चीजें आने लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। वहीं यहाँ पे बताया हुआ था, देखो सब म्यूकोसल एडिमा होता है किस वजह से, इन्फ्लेमेटरी कंसिस्टिंग ऑफ, देखो लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स में आने लगेंगे, सारे प्लाज्मा सेल से, विद प्रोमिनेंस ऑफ इयोसिनोफिल आएगा। देयर इज हाइपरट्रॉफी ऑफ सबम्यूकोसल ग्लैंड। अब सबम्यूकोसल ग्लैंड का हाइपरट्रॉफी होगा, ये है आपका सबम्यूकोसल लेयर। देखो उसके बाद क्या होता है, लैमिना प्रोप्रिया के बाद जो लेयर है एक्चुअली ये है आपका स्मूथ मसल लेयर, ये स्मूथ मसल लेयर है लैमिना प्रोप्रिया के बाद। यहाँ पे देखो कितने सारे स्मूथ मसल आ गया, क्यों क्यों आ गया इतने सारे, क्योंकि ये अफेक्टेड है, तो यहाँ पे सारे सेल्स आ रहे हैं, यहाँ पे न्यूट्रोफिल आ रही है, यूसिनोफिल आ रही है, बेसोफिल आ रही है, तो यहाँ पे स्मूथ मसल भी ज्यादा से ज्यादा आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ग्लैंड होगा सबम्यूकोसल लेयर में, यहाँ पे जो ग्लैंड्स होंगे, इस लेयर में ग्लैंड होती है नीचे वाले लेयर में, ये सारे ग्लैंड का हाइपरट्रॉफी हो जाता है। हाइपरट्रॉफी मतलब ये ज्यादा से ज्यादा म्यूकस सिक्रेट करने लगेंगे, और ये म्यूकस यहाँ पे जमा होगा, ये ज्यादा से ज्यादा म्यूकस सिक्रेट करने लगेगा, और ये म्यूकस इस सेक्शन में जमा होगा, इस सेक्शन में जमा होगा, म्यूकस लेयर बढ़ती चली जाएगी, ये बढ़ती चली जाएगी। जैसे ये बढ़ता चला जाएगा आपका ब्रोंकियल पैसेज उतनी ही ब्लॉक्ड होती जाएगी, उतनी ही ब्लॉक्ड होती जाएगी, ठीक है। अब यही चीजें इनका पूरा मैकेनिज्म यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। पहले क्या होता है कि अस्थमा में पहले एलर्जन आते हैं, पहले कोई एलर्जन, जैसे हम इनहेल करते हैं तो एलर्जन को हमने इनहेल कर लिया, ठीक है। अब वो एलर्जन जैसे ही इस कॉलमनर लेयर को पास करेगा, कॉलमनर लेयर मतलब ये वाला लेयर, ये वाला लेयर होती है कॉलमनर लेयर, ये कॉलमनर लेयर होती है, ठीक है। एपिथेलियल लेयर जो है उसको कॉलमनर एपिथेलियल कहते हैं, तो वही है। ये कॉलमनर लेयर जैसे ही पास करेगा तो वहां से इट रिलीज अ केमिकल, कॉलमनर लेयर से एक केमिकल रिलीज होता है, क्या उनका नाम है टीएसएल। केमिकल का क्या नाम है, टीएसएल। यानी पहले एलर्जन को हमने इनहेल किया, जैसे ही वो इनहेल्ड एलर्जन कॉलमनर लेयर को पास करेगा, तुरंत कॉलमनर लेयर क्या करेगा, एक लिक्विड सिक्रेट करेगा, एक केमिकल सिक्रेट करेगा जिसका नाम है टीएसएल, यानी थायमिक स्ट्रोमल लिम्फोसाइट। थायमिक स्ट्रोमल लिम्फोसाइट ये क्या करेगा, थायमिक स्ट्रोमल लिम्फोसाइट क्या करेगा, ये तुरंत डीसी सेल को इनवाइट करेगा, ये तुरंत डीसी सेल को एक्टिव कर देगा। डीसी सेल मतलब डेंड्राइटिक सेल्स जो होती है, ये देखो ये एलर्जन है, ये एलर्जन ने एंटर किया, ये जैसे ही कॉलमनर लेयर पे आया तो कॉलमनर लेयर तुरंत किया गया, इसने टीएसएल को रिलीज कर दिया। अब यहाँ पे बैठे हैं डीसी सेल यहाँ पे सो रहा था, टीएसएल आया, टीएसएल आके डीसी सेल को एक्टिव किया तुरंत। अरे भाई सो मत, उठ जा, एलर्जन आ गया है, जल्दी से जल्दी उठ जा। क्यों उठाया डीसी सेल को, क्योंकि टीएसएल को पता है कि डीसी सेल एक केमो अट्रैक्टेंट है, ये सारे केमो अट्रैक्टेंट सेल्स को लाएगा यहाँ पे। अब डीसी सेल क्या करेगा, डीसी सेल तुरंत प्रोड्यूस करेगा क्या, केमो अट्रैक्टेंट फॉर TH2। TH2 क्या होती है, टी हेल्पर सेल 2 है, ये हेल्पर सेल है, टी हेल्पर सेल 2 को इमीडिएट बुलाएगा कौन, डीसी सेल, इसलिए उसको टीएसएल ने जगाया था,
क्योंकि टी सेल को पता है ये T2 सेल को इमीडिएट बुला लेगा। तो डीसी सेल एक्टिव हो गया। अब डीसी सेल ने क्या किया, डीसी सेल ने तुरंत T2 हेल्पर सेल को बुलाया। ठीक है, T2 हेल्पर सेल को क्यों बुलाया, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लामेशन क्रिएट करना है, यहाँ पे इन्फ्लामेशन क्रिएट करना है। क्यों इन्फ्लामेशन क्रिएट करना है भाई, क्योंकि अगर इन्फ्लामेशन क्रिएट नहीं करेंगे तो ये जो पोलैंड है ये तो अंदर चला जाएगा ना, इसको यहाँ पे घेरना है, सब मिलके इसको घेरना है। तो इसीलिए टी हेल्पर सेल को पहले बुलाया इन्फ्लामेशन क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अब एपिथेलियल लेयर में मास्ट सेल भी तो होते हैं। एपिथेलियल लेयर में ये वाला पॉइंट देखो, एपिथेलियल लेयर में मास्ट सेल होते हैं, तो टी हेल्पर सेल आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब आईजीई क्या करेगा, आईजीई तुरंत सेंस कर लेगा कि कोई आ गया है बैक्टीरिया या कोई पोलैंड्स आ गया है, कुछ भी एंटीजन आया है, ये तुरंत मास्ट सेल पे जाके बाइंड हो जाएगा। ये देखो आईजीई, ये देखो आईजीई, ये देखो आईजीई, ये क्या किया, ये तुरंत चला गया मास्ट सेल के पास। क्या क्या, मास्ट सेल के ऊपर बैठ गया। जैसे ही ये बैठ जाते हैं मास्ट सेल के ऊपर, जैसे ये बैठ जाते हैं तो इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनता है, इसको कहते हैं मास्ट सेल आईजीई कॉम्प्लेक्स, इनको कहते हैं आईजीई कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आईजीई मास्ट सेल के साथ मिल जाते हैं और कहते हैं इनको आईजीई कॉम्प्लेक्स। ये फॉर्म होते हैं। क्यों फॉर्म हुआ, आईजीई ने क्यों बैठा मास्ट सेल के ऊपर, क्योंकि वो मास्ट सेल को स्टिमुलेट करेगा, वो मास्ट सेल को स्टिमुलेट करेगा। अब देखो क्या बोल रहे हैं, आईजीई कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया। ठीक है, अब टी हेल्पर सेल क्या कर रहे हैं, टी हेल्पर सेल स्टिमुलेट कर रहे हैं मास्ट सेल को, किसलिए, बोल रहे हैं कि तेरे अंदर जो हिस्टामिन है आईजीई के जरिए वो हिस्टामिन को बाहर निकल दे, आईजीई के जरिए वो हिस्टामिन को बाहर निकल दे। टी हेल्पर सेल क्या बोल रहा है कि तेरे अंदर जो मास्ट सेल, तेरे अंदर जो हिस्टामिन है उसको तू बाहर निकल दे। तो टी हेल्पर सेल की बात सराखों पे। ठीक है, अपने टी हेल्पर सेल बोल दिया और आईजी मास्ट सेल क्या करेगा, वो हिस्टामिन को रिलीज कर देगा, वो हिस्टामिन को रिलीज कर देगा। अब टी हेल्पर सेल क्या करेगा, ये और सेल को स्टिमुलेट करेगा, प्लाज्मा सेल को। टी हेल्पर सेल आईजी को स्टिमुलेट कर दिया, ठीक है, मास्ट सेल को स्टिमुलेट कर दिया। अब क्या करेगा, अब ये जाके स्टिमुलेट करेगा प्लाज्मा सेल को, किस लिए, उसको बोलेगा कि तू आईजी बनाता रहे, क्योंकि पता नहीं कितने देर में हम इनको जख्म कर पाएंगे, कितने देर तक ये फाइट चलेगा, तो तू आईजी बनाता रहे, जब इसको जरूरत पड़ेगा तो हम तेरे से मांग लेंगे। तो प्लाज्मा सेल क्या करेगा, वो आईजी बनाता रहेगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ IL-13 एंड IL-4, ये IL की है, ये इंटरल्यूकिन्स है, IL इंटरल्यूकिन्स है। ठीक है, आईजीई प्लाज्मा सेल क्या करेगा, प्लाज्मा सेल आईजीई को बनाएगा, किनकी मदद से बनाएगा, IL-13 एंड IL-4 की मदद से प्लाज्मा सेल आईजीई प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, अब आईजीई क्या, जब ये आईजीई प्रोडक्शन प्रोड्यूस होता रहेगा, आईजीई जो एंटीबॉडी है प्रोड्यूस करता रहेगा प्लाज्मा सेल, और ये आईजीई मास्ट सेल के पास जाता रहेगा, मास्ट सेल के साथ बाइंड होता रहेगा और हिस्टामिन रिलीज करता रहेगा, हिस्टामिन यहाँ पे इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता रहेगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। इसके अलावा भी टी सेल और भी किसी को स्टिमुलेट करते हैं, किनको स्टिमुलेट करते हैं, टी सेल स्टिमुलेट करते हैं IL-5 को, यानी इंटरल्यूकिन 5 को। ये भी एक इंटरल्यूकिन है, इंटरल्यूकिन 5 को स्टिमुलेट करते हैं, क्यों, टू प्रोमोट योशिनोफिल प्रोडक्शन इन बोन मैरो। IL-5 को बोलेगा कि तू इमीडिएट बोन मैरो के पास जा, बोन मैरो के पास जाके उसको बोल कि योशिनोफिल प्रोडक्शन करे, क्यों, क्योंकि योशिनोफिल को चाहिए। और जैसे ही योशिनोफिल, ये देखो ये टी सेल क्या कर रहा है, ये टी सेल यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, इस सारे चीजों को इंस्ट्रक्शंस दे रही है। ठीक है, अब क्या करा, IL-5 को बोल दिया, ये देखो टी सेल यहाँ पे बैठे हुए, बैठे इंस्ट्रक्शन दे रहा है। ये IL-5 को बोला कि चले जा, जल्दी से चले जा बोन मैरो पे। ये आ गया बोन मैरो पे, ये बोन है, ये तो आपका बोन है। ठीक है, ये साइन से दिख रहा है, ये बोन है, बोन मैरो पे आया, बोला कि तुरंत प्रोडक्शन करता रहा, योशिनोफिल प्रोडक्शन करता रहे। इसने योशिनोफिल प्रोडक्शन किया, बाहर निकाल दिया योशिनोफिल को, और ये योशिनोफिल कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा तुरंत कॉलमनर लेयर पे। क्यों, इसको बोलेगा तुरंत आजा कॉलमनर लेयर पे और यहाँ पे इन्फ्लामेशन क्रिएट कर। योशिनोफिल चला जाएगा कॉलमनर लेयर पे, क्योंकि वहां पे एंटीजन है, वहां पे वो एंटीजन को तो अभी तक तो अटकाया हुआ है वहां पे, तुरंत आ गया योशिनोफिल, वहां जाके ये भी इन्फ्लामेशन क्रिएट करेगा। योशिनोफिल वो इन्फ्लामेशन क्रिएट करने के लिए हेल्प करेगा एक्चुअली। ठीक है, फिर मास्ट सेल जैसे ही स्टिमुलेट हो रहे हैं, क्योंकि आईजीई प्रोडक्शन हो रहा है, आईजीई प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, कहां पे प्रोडक्शन हो रही है आईजीई, बताओ कहां पे प्रोडक्शन हो रही है आईजीई, आईजीई प्रोडक्शन हो रही है कहां पे, किसको कहा था कि आईजीई प्रोडक्ट करो, एंटीबॉडीज को कहा था ना, आईजीई प्रोडक्शन करने कहा था ना टी हेल्पर सेल, किसको कहा था आईजीई प्रोडक्शन करने के लिए, कौन से सेल को कहा था,
मास्ट सेल से तो हिस्टामिन रिलीज होती है, वो हमें पता है, लेकिन आईजीई ने किसको कहा था मास्ट सेल को कि आईजीई, सॉरी आईजीई बोल रहा हूँ, सॉरी, टी हेल्पर सेल, टी हेल्पर सेल प्लाज्मा सेल को कहा था ना कि आईजी प्रोडक्शन कर। जैसे जैसे आईजी प्रोडक्शन होता रहेगा, आईजी मास्ट सेल के साथ बाइंड होती रहेगी, ऐसे आईजी मास्ट सेल के साथ ऐसे बाइंड होता रहेगा, और ये क्या करेगा, मास्ट सेल को स्टिमुलेट करेगा, एंड मास्ट सेल सिर्फ हिस्टामिन नहीं रिलीज करेगा, इसके साथ साथ और भी कई सारे ल्यूकोट्राइन रिलीज करेंगे, ल्यूकोसाइट्स को इनवाइट करेगा, प्रोस्टेटग्लैंडिन रिलीज करेगा, बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर्स, ये सारे के सारे चीजें रिलीज करेगा। द स्मूथ मसल्स ऑफ एयर वेल्स प्रोमोट ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शंस, एंड ये वाला सेक्शन जो हमने देखा था ना कि यहाँ पे स्मूथ मसल इतना आ गया, ये जब जितना स्मूथ मसल आता रहेगा, और सपोज समझ लो कि ये आपका लेयर है, ठीक है, ये आपका लेयर है, ये आपका लेयर है, यहाँ पे इतना सा स्मूथ मसल पहले से है, इतना सा स्मूथ मसल पहले से है, यहाँ पे स्मूथ मसल्स और भी आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो गया है, हिस्टामिन रिलीज हो रही है, प्रोस्टेटग्लैंडिन रिलीज हो रही है, ल्यूकोसाइट्स रिलीज हो रही है, एंड ये सारे फैक्टर स्मूथ मसल्स को बुलाएगा कि और आ, तो ये स्मूथ मसल लेयर भी बढ़ता जाएगा चारों तरफ, इस तरफ, इस तरफ, ये स्मूथ मसल लेयर भी बढ़ता जाएगा आपका। जैसे तो ये अगर स्मूथ मसल लेयर बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रही है, मतलब ये अंदर का जो स्पेस है, ये अंदर का जो स्पेस है, ये कम हो रही है कि नहीं हो रही है, कम हो रही है कि नहीं हो रही है, कम हो रही है ना। तो अगर इसको, आपका काम यह रहेगा, ये हो गया पूरा पैथोफिजियोलॉजी। अब इसमें से आपका काम क्या रहेगा, इसको पढ़ने के लिए ये वीडियो देखिए पूरा, लेकिन इसको लेयर बाय लेयर ऐसे एरो कर करके लिख लीजिए। पहले एंटीजन आया, उसने क्या किया, उसने डीसी सेल को एक्टिव किया, डीसी सेल ने तुरंत टी हेल्पर सेल को, सॉरी पहले एंटीजन आया, एंटीजन आते ही टीएसएल रिलीज हुआ, टीएसएल रिलीज हुआ, टीएसएल डीसी सेल को बुलाया, डीसी सेल ने टीएच2 सेल को बुलाया, टीएच2 ने पहले मास्ट सेल, सॉरी टीएच2 ने क्या किया, टीएच2 सेल क्या गया, मास्ट सेल को आईजीई को एक्टिव किया, आईजीई को बोला कि मास्ट सेल के साथ बाइंड हो जा, उसने जाके बाइंड हो गया। फिर टी हेल्पर सेल ने मास्ट सेल को बोला कि तू हिस्टामिन रिलीज कर, वो हिस्टामिन रिलीज करने लगेगा। फिर टी सेल ने प्लाज्मा सेल को स्टिमुलेट किया कि तू आईजीई प्रोडक्शन कर, वो प्रोडक्शन करने लगेगा। फिर टी हेल्पर सेल ने स्टिमुलेट किया कि बोन IL-5 को स्टिमुलेट किया कि तू बोन मैरो को बोल कि योसिनोफिल प्रोडक्शन करे, योसिनोफिल प्रोडक्शन होने के बाद उसको बोल कि कॉलमनर लेयर में आ जाए, यहाँ पे सारे मिलकर, सब लोग मिलकर यहाँ पे एक इन्फ्लामेशन पैदा करते हैं। तो इसको एरो बाय एरो अपने स्टेप वाइज इसको लिख लो, इसको एरो बाय एरो स्टेप वाइज लिख लो ये सारे स्टेप को, तब जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। और ये स्टेप अब आपका याद भी रहेगा, स्टेप वाइज लिख लोगे तो, और ये स्टेप आपको याद भी रहेगा, आप समझ भी जाओगे सारे के सारी चीजें, ठीक है। अब आते हैं सिम्टम्स पर। साइन एंड सिम्टम्स क्या होती है, साइन एंड सिम्टम्स यहाँ पे होती है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, अस्थमा का साइन एंड सिम्टम, ब्रीथ शॉर्टनेस होती है, चेस्ट टाइटनेस होती है, व्हीजिंग साउंड आती है जब ब्रीथ करते हो तो, फिर इरिटेटिंग कफ होती है, ड्राई एंड इरिटेटिंग कफ जो ऑब्वियसली इरिटेट कर देते हैं इंसान को। अब यहाँ पे एंटीजन इन पैथोजेनेसिस, यहाँ पे एंटीजन कौन कौन सी होती है, आईजीई एंटीबॉडी एक, या सॉरी एजेंट्स इन पैथोजेनेसिस, एंटीजन बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। पैथोजेनेसिस में यहाँ पे एजेंट कौन कौन है यहाँ पे एजेंट, आईजीई मीडिएट, आईजीई एंटीबॉडीज है, मास्ट सेल है, योसिनोफिल है, डीसी सेल है, टी हेल्पर सेल, मतलब किन किन लोगों ने मदद किया था, किन किन लोगों ने मदद किया था, ठीक है। अब इनका मेडिकल मैनेजमेंट क्या हो सकते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट एक तो हो सकता है ब्रोंको डायलेटर, दूसरा स्टेरॉयड हो सकते हैं, लेकिन ये डॉक्टर के सजेशन के वाइज, और एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स होती है वो भी इनके मैनेजमेंट के लिए काम आते हैं, लेकिन ये सारी चीजें विदाउट डॉक्टर सजेशन नहीं करना चाहिए कभी भी, कोई भी डॉक्टर्स के सजेशन के वाइज ही ये लेना चाहिए, विदाउट डॉक्टर सजेशन नहीं करना चाहिए। अब आती है इनकी आईएवाईटी यानी इंटीग्रेटेड योगा थेरेपी में, इसकी आईएवाईटी मीडिएटेड इनकी जो थेरेपी प्लानिंग होती है वो कैसी होनी चाहिए। अन्नमय कोश के लिए क्या क्या होना चाहिए, अच्छा फर्स्ट लेयर के लिए होना चाहिए हैंड्स इन एंड आउट ब्रीदिंग होनी चाहिए, क्योंकि चेस्ट एक्सपेंशन होती है तो आपको ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो गया था, अब ब्रोंको डायलेट होने लगेगा, जैसे आप चेस्ट एक्सपेंशन एक्सरसाइज करोगे तो ब्रोंको डायलेटर का वो काम करेगा, वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन जो हुआ था वो डायलेट होने लगेगा, इसलिए जिसलिए इनहेलर दी जाती है, ये ब्रोंको डायलेटर है ना इनहेलर। तो वैसे ही अन्नमय कोश में जैसे हम हैंड्स इन एंड आउट ब्रीदिंग करते हैं, हैंड्स अप एंड डाउन करते हैं, अर्ध चक्र आसन करते हैं, अर्ध हस्तोत्तानासन करते हैं, अर्ध उष्ट्रासन करते हैं, कोई भी बैक बेंडिंग एक्सरसाइज सजेस्ट कर दो, कोई भी बैक बेंडिंग एक्सरसाइज सजेस्ट करो, लेकिन ऐसे मत कर देना कि बैक बेंडिंग का मतलब चक्रासन दे दिया, नहीं, जरूरत नहीं है। हैंड्स अप एंड डाउन दे दो, काम हो जाएगा, हैंड्स अप करने दो, विद इनहेल के साथ हैंड्स अप करने के लिए बोलो, काम होगा उनका, ब्रोंको डायलेट होगा, ठीक है। प्राणायाम में क्या क्या करवाना चाहिए, ऑब्वियसली यौगिक ब्रीदिंग करना चाहिए, प्राणायाम में एएनवाई भी सजेस्ट कर सकते हो, एएनवाई भी बैलेंस करता है, हम सभी को पता है, ये आप सजेस्ट कर सकते हो, एएनवाई भी यानी अल्टरनेट नॉस्ट्रल योगा ब्रीदिंग।
योगिक ब्रीदिंग तो ऑब्वियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। मनोमय कोशा के लिए क्या क्या, यानी थर्ड लेयर के लिए क्या क्या सजेस्ट कर सकते हो? थर्ड लेयर के लिए आप शायद मेडिटेशन सजेस्ट कर सकते हो, सत्संग के लिए सजेस्ट कर सकते हो कि आप सत्संग करो, शायद सत्संग क्यों भाई, सत्संग क्यों? अब बोल रहे हो हुआ अस्थमा के पेशेंट तो सत्संग सत्संग क्यों करना है? सत्संग ये अस्थमा के पेशेंट के लिए नहीं, ये उनकी मेंटल स्थिति, क्योंकि वो हाइपर एक्टिव ना हो जाए इसलिए सत्संग करना जरूरी है। वो जैसे वो अगर हाइपर एक्टिव हो जाएगा, स्ट्रेस लेगा, तो उनकी ये प्रॉब्लम और भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, उनकी मेंटल कंडीशन को बैलेंस करने के लिए सत्संग, अस्थमा को बैलेंस करने के लिए नहीं। ठीक है, विज्ञानमय कोशा को बैलेंस करने के लिए हम क्या क्या करवा सकते हैं? 4 नंबर स्टेप जो है विज्ञानमय कोशा को बैलेंस करने के लिए, नॉलेज विद दिस, नॉलेज व्हाई दिस हैपन, उनको ये बताओ कि क्यों उनका ये प्रॉब्लम हुआ है। क्योंकि इंसान ज्यादा से मतलब जरूरत से ज्यादा ये डरते हैं इंसान, और डॉक्टर के पास जाते रहते हैं, टेंशन करते रहते हैं, डॉक्टर पता नहीं चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं मत किया करो मत किया करो, लेकिन लोग सुनते ही नहीं है। ठीक है, फिर आस्क देम टू रिमूव देयर एडिक्शन, अगर उनकी कोई एडिक्शन है तो उनको बोलो कि वो एडिक्शन छोड़ दे, वरना ये प्रॉब्लम नहीं जाने वाला है। टेल देम अबाउट रिकवरी प्रोसेस, कैसे ये रिकवर करते हैं, कैसे ये जो थेरेपी उनकी प्लानिंग हो रही है, थेरेपी कैसे काम करते हैं, उनको ये चीजें भी बता दो, ताकि उनका और फेथ बढ़े थेरेपी में, उनको ये फेथ बढ़े। थोड़ा थोड़ा सा चीजें उनको लिंक करके बता दो कि आप ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, जैसे आप ब्रोंको डायलेटर का काम करेगा आपका चेस्ट एक्सपेंशन एक्सरसाइजेज, ऐसे बता दो। ठीक है, आनंदमय कोशा को बैलेंस करने के लिए क्या होता है? आस्क देम टू डू देयर एवरीडे वर्क विद फुल ऑफ एनर्जी एंड एंथुसियाज्म एंड आस्क देम टू फाइंड आउट द पर्पस ऑफ देयर लाइफ। उनको ये सारी चीजें, ये अब वो बोलेगा कि मेरा प्रॉब्लम हुआ है एस्थमा, आप मुझे ये सारी चीजें क्यों बता रहे हो? लेकिन भाई अगर आप आपकी पांचों लेयर को बैलेंस नहीं कर सकते हो, जिसकी मन में भी ये सवाल है, अगर आप पांचों लेयर को बैलेंस नहीं कर सकते हो तो आप कभी भी आपके शरीर के वीकेस्ट ऑर्गन को रिकवरी नहीं कर पाओगे, सिर्फ सप्रेस्ड होता रहेगा और ये प्रॉब्लम चलता रहेगा, बाद में भी ये प्रॉब्लम आता रहेगा आपके बॉडी में, अगर अपने पांचों लेयर को बैलेंस नहीं कर पाया तो। अगर आपके पांचों लेयर बैलेंस्ड कंडीशन में चल रहा है तो ये प्रॉब्लम क्योरेबल भी हो सकते हैं, आपके लिए क्योरेबल साबित भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए ये पांचों लेयर को बैलेंस करना बहुत जरूरी होती है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। और यही है द मॉडर्न अप्रोच ऑफ IOIT, जिसके बेसिस में हम थेरेपी प्लानिंग करते हैं। और अगर इनमें से आपको IOIT किसी को अगर नहीं किया हुआ है, जो थेरेपिस्ट IOIT कर चुके हैं उनको पता है कि ये थेरेपी क्यों सजेस्ट की गई है। जिन्होंने IOIT नहीं किया है तो मेरा सजेशन है आप लोग IOIT को पढ़ो एक बार, कंसेप्ट को अच्छी तरीके से। डॉक्टर HR नगेंद्र की बुक्स आती है पॉजिटिव हेल्थ, वहां पे बहुत अच्छे से IOIT बताया हुआ है, उस कंसेप्ट को पढ़ो, उस कंसेप्ट को देखो। हम भी बहुत जल्दी IOIT के वेबिनार लेके आने वाले हैं आप लोगों के लिए, तब वहां से भी पढ़ सकते हो। इस चीज को जानो तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, और अगर ये वीडियो आपको लिए हेल्पफुल साबित होता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। बस दोस्तों इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।